नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका भारत का इतिहास, और ये प्राचीन भारत की सीरीज चल रही है। और आज जो चैप्टर हम क्वेश्चन आंसर के थ्रू, ये बोल सकते हैं वैकल्पिक प्रश्नों के द्वारा सॉल्व करेंगे, वो है आपका महाजनपद और मौर्यकाल। तो जो पहला क्वेश्चन लिखा वो लिखा, निम्नलिखित में से कौन वो पहले शासक थे जिनके पास अपनी स्थायी सेना थी। अगर तो मैं बता दूं कि जब आपके 16 महाजनपद फॉर्म्ड हो रहे थे, तो अंतिम महाजनपद जो निकल के आता है, विजित होता है, वो मगध रहता है। और मगध पे जो पहला बोल सकते हैं वंश शासन करता है बड़े लेवल पर, वो रहता है आपका हर्यक वंश। और यही हर्यक वंश के बोल सकते हैं संस्थापक है बिंबिसार। तो आंसर बन जाएगा बिंबिसार। ठीक है ना। तो पढ़ लेते हैं इनके बारे में। तो बिंबिसार की अगर बात करें तो 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व का इनका शासनकाल है। इनकी जो राजधानी थी वो थी राजगृह। राजगृह को आज के राजगीर के नाम से भी जाना जाता है, जो आपको आज के वर्तमान बिहार में देखने को मिलेगा। और मगध उस समय क्या था, सबसे पावरफुल महाजनपद बन के उभरा था बिंबिसार के समय। बिंबिसार को यहाँ पे सैन्य लिखा है, श्रेणिक के नाम से जाना जाता था। आपने ये याद रखना है, श्रेणिक। तो ये आपने याद रखना है। और ये वह पहले भारतीय थे जिनके पास अपनी एक क्या थी, नियमित और स्थायी सेना थी। यही वो है जिन्होंने राजगृह नामक नगर की स्थापना की थी। और अगर देखा जाए तो ये समकालीन है दोनों के, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के। ये आपने याद रखना है। दोनों को इन्होंने संरक्षण प्रदान किया। इसलिए क्या होता है कि जो देखने को मिलता है बौद्ध और जैन स्रोत जो भी है, उसमें बिंबिसार को महत्वपूर्ण दोनों में बताया गया है। ठीक है ना। इससे पता लगता है कि शायद बिंबिसार ने दोनों को समान रूप से समर्थन दिया था। ये आपने याद रखना है। इसके बाद देखा जाए तो जो बोल सकते हैं आपका राजगीर थी, उसकी क्या की थी उन्होंने, प्राकृतिक रूप से किलाबंदी की थी। क्योंकि मगध ही क्यों, अब देखा जाए राजगृह क्यों राजधानी बनाई गई, तो उसका कारण था राजगृह एक ऐसी जगह थी जो प्राकृतिक रूप से 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। ठीक है ना। तो उसकी किलेबंदी करना आसान था और उसे शत्रुओं से भी सुरक्षित रखा जा सकता था। उसके बाद जो बिंबिसार के पुत्र होते हैं अजात शत्रु, उन्होंने उस पर पत्थर की दीवारों के साथ क्या कर दिया था, एक बाउंड्री वॉल बना दी थी। ये आपने याद रखना है। अच्छा, बिंबिसार की हत्या उसी का बेटा अजात शत्रु कर देता है, जिसको कुणिक के नाम से जाना जाता था। और इसी अजात शत्रु के समय बोल सकते हैं कि पहली बौद्ध संगति होती है। ये आपने याद रखना है। तो अगर देखा जाए स्टार्ट कैसा होता है ये महाजनपद, या शुरुआत में जिन्हें जनपद कहा जाता था, क्योंकि एक वर्ड निकल के आता है वैदिक काल में जिसे बोलते हैं जन। जन एक समूह होता था कबीलों का, और बाद में जाके ये जनपद में बदल जाते हैं। और फिर जनपद, कई सारे जनपद मिलके महाजनपदों का निर्माण करते हैं। और इसी तरीके से 16 महाजनपद निकल के आते हैं। तो ये बात है कब की, यानी कि आपकी देखा जाए तो ऋग्वैदिक काल जिसे बोलते हैं कि अर्ली वैदिक पीरियड। तो उस समय क्या, जो मैक्स मुलर की थ्योरी है उसके हिसाब से देखा जाए तो आर्य कहाँ से आए थे, तो वो आए थे आपके मध्य एशिया से। तो इंडो आर्यन यहाँ से दिखाया गया। और ये जो क्षेत्र था वो था आपका, जो आपकी सिंधु नदी है इंडस, वहाँ से लेकर और गंगा तक के क्षेत्र में फैले हुए थे। जो बात है लगभग 1500 से 1100 ईसा पूर्व के आसपास, या 1000 भी बोल सकते हो आप। उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है कि अब जो बोल सकते हैं विस्तार होता है वो पूर्व की तरफ ज़्यादा होता है। और जो मुख्य केंद्र बनता है वो बनता है आपका मगध। यहाँ पर लिखा है मगध। तो ये काशी और बोल सकते हैं अंग के बीच में था। यहाँ पे अंग लिखा हुआ, मैं दिखा देता हूँ, ये अंग लिखा हुआ है। इसके बीच में राजधानी बनती कौन सी, मगध। और सबसे पावरफुल महाजनपद निकल के आता है। तो कई सारे आपके यहाँ पर क्या होता है, महाजनपदों की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ये देख लीजिए। तो जैसे आपका लेटर वैदिक पीरियड स्टार्ट होता है, उसी के साथ महाजनपद बनने स्टार्ट हो जाते हैं लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास। तो इसमें जैसे इंपॉर्टेंट है आपका काम्भोज हो गया, गांधार, मत्स्य, सूरसेन, पांचाल, कुरु, कौशल, काशी, मल्ल, मगध, अवंती, अश्मक। ठीक है ना। तो ये सारी आपके महाजनपद थे। कुछ इनमें से बोल सकते हैं आपके राजतंत्र पर आधारित थे, और कुछ आपके गणतंत्र पर आधारित थे। तो ये आपने याद रखना है। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला जो आपका महाजनपद आता है काशी, जिसकी राजधानी थी वाराणसी। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। अंग की राजधानी थी चंपा। चेदी की राजधानी थी शक्तिमती। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र या कामपिल्य। 2 राजधानियां थी। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। अश्मक की राजधानी जो आपको महाराष्ट्र की तरफ देखने मिलेगा, उसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान बोल दो, पैठान बोल दो, पोतन बोल दो, या पोटिल बोल दो। अवंती की राजधानी थी उज्जैन, माहिष्मति। और गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। काम्बोज की राजधानी थी राजपुर या हाटक। वज्जी की राजधानी थी वैशाली।
वज्र एक आपका गणतंत्र था, ये मैं आपको बता दूं। मल्लों की राजधानी दो थी, कुशीनगर और पावा। कुशीनगर के मल्लों के यहाँ पे गौतम बुद्ध को, जबकि पावापुरी के मल्लों के यहाँ पे महावीर स्वामी को। ठीक है ना, उन्होंने अपने अंतिम समय बिताया था, इसलिए ये याद रखना आप। मल्ल आपका बिहार की तरफ थे। मगध की राजधानी थी गिरिवज्र, सबसे पावरफुल था, और गिरिवज्र बोल सकते हैं या राजगृह। तो पढ़ लेते हैं, पहले काशी महाजनपद की बात करते हैं। तो काशी महाजनपद की अगर बात करें तो ये वरुणा और अशी नदी के बीच में अवस्थित था। इसका सबसे शक्तिशाली शासक था ब्रह्मदत्त, काशी महाजनपद का। अच्छा, देखा जाए तो एक शक्तिशाली महाजनपद था, और इसने अपना अधिकार कौशल और अंग पर भी कर दिया था, ये आपने याद रखना है। पर बाद में क्या होता है कि कौशल की शक्ति के आगे इसे आत्मसमर्पण करना पड़ता है काशी को, मतलब बाद में जाके कौशल का इस पर अधिकार हो गया था। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिए कि अथर्ववेद में सबसे पहले इनका जिक्र मिलता है काशी के निवासियों का। दूसरा महाजनपद आता है कौशल, जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती। तो ये आज का जो आपका अवध मतलब लखनऊ वाला क्षेत्र है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये आपको दिखेगा राप्ती नदी के किनारे, ठीक है ना। और इसका जो सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था वो था प्रसेनजित। ये इक्ष्वाकु वंशी था, ये आपने याद रखना, जिसका संबंध माना जाता है भगवान राम से। अच्छा, इसी का बोल सकते हैं कि दामाद था अजातशत्रु, जो मगध के शासक बिंबिसार का पुत्र है, हर्यक वंश के संस्थापक का। तो यहाँ पे लिखा प्रसेनजित सरले ने अपने दामाद अजातशत्रु के पास राजगृह पहुंचा, परंतु राजमहल के बाद ही उसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। क्योंकि उसका जो प्रधानमंत्री रहता है दीर्घचारण, वो क्या करता था, उसके खिलाफ विद्रोह कर लेता है और उसके पुत्र को उसकी जगह बैठा देता है, प्रसेनजित की जगह। ये आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, आगे लिखा हुआ है कौशल की पूर्वी सीमा पर सदानीरा बोलते हैं गंडक को, और पश्चिमी सीमा पर गोमती नदी। दक्षिण की सीमा पर सर्पिका, जिसे साई नदी बोला जाता है। और श्रावस्ती की पहचान आधुनिक महेद के नाम से होती है। आज के टाइम पे महेद जो जिला है उसे श्रावस्ती बोला जाता है, बोला जाता था। साक्यों को कपिलवस्तु गणराज्य कुशावती नगर और साकेत अयोध्या कौशल महाजनपद के ही अंतर्गत आते थे। तो अयोध्या वाला क्षेत्र सारा इसमें आता था, लखनऊ वाला क्षेत्र भी। अच्छा, फिर आता आपका अंग चंपा। तो ये देखा जाए तो आज का जो भागलपुर और मुंगेर जिला जो आपका बिहार का है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और इसकी राजधानी उस समय चंपा थी, और चंपा को पुराणों में क्या कहा गया, मालिनी कहा गया। अगर देखा जाए तो ये बोल सकते हैं कि चंपा नदी अंग व मगध के बीच में सीमा का निर्धारण करती थी, ये आपने याद रखना है। बुद्ध काल में चंपा की गणना भारत के 6 महानगरों से की जाती थी। यहाँ का शासक कौन था, दधिवाहन, महावीर स्वामी का क्या था, भक्त था। ठीक है। तो वाराणसी का आ गया कौन सा आपका, वाराणसी या काशी का कौन था, ब्रह्मदत्त। कौशल का था आपका कौन, प्रसेनजित। अंग का था आपका दधिवाहन। चेदी आता है शक्तिमती राजधानी थी। ये तो आज का जो आपका बुंदेलखंड वाला रीजन आता है, झांसी वाला रीजन, जो आपका कनेक्ट होता है किससे, मध्य प्रदेश से। तो वहाँ पर ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद आता वत्स। वत्स की अगर बात करें तो यहाँ पर भगवान बुद्ध के समय जो आपका शासक था वो था उदयन, ठीक है ना, जो पौरव वंशी माना जाता था। और ये पुरजन्य हस्तिनापुर छोड़कर यहाँ पर आए थे। हस्तिनापुर आपका दिल्ली की तरफ देखने को मिलेगा। उदयन को अवंती के शासक प्रद्योत ने बंदी बना दिया था। ठीक है, ये स्टोरी आपने पूरी पढ़नी है कि उदयन को अवंती के शासक प्रद्योत ने बंदी बना लिया था और अपनी पुत्री वासवदत्ता का संगीत शिक्षक नियुक्त किया। उदयन और वासवदत्ता के बीच प्रेम संबंध हो गए थे। भागकर कौशाम्बी आ गए थे। भास ने इसी पर आधारित स्वप्न वासवदत्ता, कई बार पूछा जाता है कि स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है, तो इसके महर्षि भास। तो ये किसकी प्रेम कहानी है, ये आपने याद रखना है, उदयन। और देखा जाए तो उदयन प्रद्योत, हाँ सही, ठीक है, उदयन और वासवदत्ता की, तो ये आपने याद रख लेना, उदयन और वासवदत्ता, तो स्वप्न वासवदत्ता। आगे लिखा कौशाम्बी बौद्ध व जैन दोनों धर्मों का प्रमुख केंद्र था। यहाँ जैनियों के छठे तीर्थंकर जो थे पद्म प्रभु की जन्मस्थली है। यहीं के प्रभास सागरी पर्वत पर उन्होंने तप किया। या यमुना के किनारे बसा हुआ शहर है वत्स, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश में आपका ये। अच्छा, फिर आता कुरु, इंद्रप्रस्थ जिसे बोलते हैं। ये पांडवों की राजधानी, आपने सुना होगा महाभारत में। तो दिल्ली मेरठ थानेश्वर का जो क्षेत्र है वहाँ पर था ये। तो यहाँ पे जो शासक थे वो कौरव्य कहलाते थे। और याद रखना, ये अपनी बल बुद्धि दोनों के लिए कहते बोल सकते हैं उस क्षेत्र में विख्यात थे। और हस्तिनापुर जो था कौरवों की राजधानी, वो यहीं पे पड़ता था। फिर आता पांचाल, अहिच्छत्र और काम्पिल्य राजधानी थी। तो ये आज का आपका रोहिलखंड का जो बरेली, बधाई और फरुखाबाद वाला क्षेत्र है वहाँ पर विस्तृत था। इसकी 2 राजधानियाँ थी। उत्तरी जो पांचाल था, जो उत्तर की तरफ था, उसकी राजधानी थी अहिच्छत्र, और दक्षिणी जो आपका पांचाल था उसकी राजधानी थी काम्पिल्य, ठीक है ना। और ये आज का जो आपका कन्नौज वाला क्षेत्र आता है, जैसे कान्याकुब्ज कहा गया एक टाइम पे, तो उस क्षेत्र में पड़ता है। उसके बाद आता मत्स्य। मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। ये आपको देखने को मिलेगा बोल सकते हैं राजस्थान की तरफ। तो ये जयपुर के निकट है, ये आपने याद रखना, मत्स्य।
और संस्थापक कौन थे? विराट। सूरसेन राजधानी थी मथुरा, और यहाँ का शासक था अवंतिपुत्र, और ये महात्मा बुद्ध का क्या था? शिष्य था, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आता अश्मक। अश्मक देखा जाए तो दक्षिण की तरफ था, दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद था गोदावरी नदी के किनारे, तो ये महाराष्ट्र में था। यहाँ पे इक्ष्वाकु वंशी शासक रहते थे। उसके बाद आता अवंती। अवंती की भी राजधानी उज्जैन और माहिष्मती है। इसका सबसे प्रमुख शासक है चंडप्रद्योत महासेन। दो में बंटा हुआ था, उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी माहिष्मती। दोनों देखा जाए तो कौन सी नदी ने विभाजित कर दी थी? वैत्रवती नदी जो थी वो इन्हें क्या कर दी थी? विभाजित कर दी थी, और यहीं पर आपके लोहे की खानें मिली हैं। गांधार आता है तक्षशिला, जो आज के पाकिस्तान में आपको देखने मिलता है, तो काबुल घाटी की तरफ ये आपका अवस्थित है, ठीक है ना। फिर आता है काम्बोज, ये भी आपका पाकिस्तान की तरफ देखने को मिलेगा। काम्बोज की राजधानी हाटक या राजपुर, ये घोड़ों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था, गांधार का पड़ोसी राज्य है, और आज के टाइम पे आपको अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरफ देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है आपका वज्जी। वज्जी की अगर बात करें वैशाली, तो ये 8 जनों का एक संघ था, जिसमें सबसे प्रमुख था लिच्छवी। इसकी राजधानी गंडक नदी के तट पर अवस्थित थी। गंगा नदी वज्जी और मगध के बीच सीमा का निर्धारण करती थी, ये आपने याद रखना है। इस संघ में मैंने बताया था वज्जी से लेकर कहाँ तक? अंग तक, तो बीच में मगध पड़ता था। इस संघ में 8 न्यायालय थे। लिच्छवी गणराज्य को विश्व का पहला गणतंत्र कहा जाता है, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर आते हैं मल, कुशीनारा और पावा, 2 थी। तो आधुनिक उत्तर प्रदेश का जो देवरिया क्षेत्र है वहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा। उत्तरी जो भाग था उसकी राजधानी थी कुशीनगर, और दक्षिणी भाग की राजधानी थी पावापुरी। तो बुद्ध की मृत्यु के बाद मल्लों ने अपनी स्वतंत्रता खो दी थी, अब वह मगध के साम्राज्यवादी नीतियों का क्या हो गए थे? शिकार हो गए थे। वैसे मैंने बता दिया आपको, कुशीनगर में गौतम बुद्ध और पावापुरी में आपके महावीर स्वामी को मोक्ष प्राप्ति हुई थी। उसके बाद आता है मगध, राजधानी सबसे बड़ा है जो गिरिवज्र राजगृह, तो ये आपने याद रखना है। तो लिखा हुआ है काशी महाजनपद की राजधानी। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके, जैसे लिखा काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ पर है? तो काशी, कौशल, अंग, चेदी, वत्स, कुरु, ये लिखा हुआ है। तो काशी महाजनपद की राजधानी थी वाराणसी, जहाँ का शासक था आपका ब्रह्मदत्त। किस महाजनपद की राजधानी वरुणा और अश्विनी नदी के बीच में थी? काशी, ये आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने ऐसे डाल दिए क्वेश्चन कुछ। काशी का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक ब्रह्मदत्त। महाजनपद काल के आरंभ से कौन सा महाजनपद सबसे शक्तिशाली था? तो शुरुआत में अगर देखा जाए काशी काफ़ी ज़्यादा फेमस था। उसके बाद अगर देखा जाए तो किस महाजनपद को अविमुक्त क्षेत्र अभिधान की संज्ञा दी गई? काशी को। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती। वर्धमान अवध का क्षेत्र किस महाजनपद में आता है? तो कौशल महाजनपद में आता था। कौशल का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? प्रसेनजित। अच्छा, कौन से कुल का बताता था? इक्ष्वाकु। प्रसेनजित का प्रधानमंत्री कौन था जिसके साथ उसके विवाद हो जाए? दीर्घचारण। अजातशत्रु ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? प्रसेनजित से। अंग की राजधानी चंपा। फिर लिखा भागलपुर और मुंगेर जिले वाला क्षेत्र अंग, बिल्कुल सही है। पुराणों में मालिनी नदी किसे बोलते हैं? चंपा को बोलते हैं। चंपा नरेश दधिवाहन किसका भक्त था? महावीर स्वामी का, मतलब जैन धर्म से संबंधित था। आगे लिखा चैदी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? शक्तिमती, ठीक है। शक्तिमती किस महाजन, ठीक है, चेदी। आधुनिक बुंदेलखंड वाला क्षेत्र चेदी। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? वत्स, ठीक है। 16 महाजनपद में किसकी राजधानी जैन व बौद्ध धर्मों का केंद्र थी? तो वत्स की थी। अच्छा, आगे लिखा हुआ है कि किस नदी के तट पर था कौशाम्बी? तो यमुना नदी के तट पर था। और अवंती के शासक प्रद्योत द्वारा किसे बंदी बना लिया गया था? उदयन, जिसका बोल सकते हैं, और किसका टीचर नियुक्त कर दिया गया था? वासवदत्ता का। इसलिए इस पे कौन सी किताब लिखी हुई है? स्वप्न वासवदत्ता। इनकी प्रेम बोल सकते हैं प्रेम कहानी पर, वो किसने लिखी? भास ने। उदयन किसकी पुत्री को भगा लाया था? प्रद्योत की, ठीक है। अच्छा, स्वप्न वासवदत्ता महाकवि भास की है। कौशाम्बी जिन तीर्थंकर की जन्मस्थली है वो कौन सा? आपके पद्म प्रभु। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ, ठीक है। इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी है। कुरु वाला क्षेत्र दिल्ली, मेरठ, थानेश्वर वाला। बुद्ध के समय कौरव कहाँ के शासक थे? तो कुरु के थे। अच्छा, बुद्धि और बल दोनों के लिए फेमस थे कुरु। 16 महाजनपद में हस्तिनापुर नगर किसके अंतर्गत आता था? कुरु के अंतर्गत आता था। पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक से कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र, ठीक है। उसके बाद दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य। पांचाल महाजनपद के अंतर्गत वर्तमान कौन सा क्षेत्र आता है? तो बरेली, बंधाइयो और फरुखाबाद वाला क्षेत्र आता है। कानिकुब्ज, कन्नौज, ये किसके अंतर्गत आता है? पांचाल के अंतर्गत। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। उसके बाद कहाँ पर आता है? तो जयपुर के आसपास आता है। सूरसेन की राजधानी मथुरा। अच्छा, अवंतिपुत्र कहाँ का शासक था? सूरसेन का ही था। मथुरा में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अवंतिपुत्र। अश्मक की राजधानी पैठन या बोल सकते प्रतिष्ठान। दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद अश्मक। कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर था? अश्मक ही था। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन। उसके बाद दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती, ये आप याद कर सकते हैं। दोनों राजधानियों के बीच में जो नदी बहती थी उसका नाम था वैत्रवती। चंडप्रद्योत कहाँ का शासक था? अवंती का,
ठीक है, इसलिए उसे चंड कहलाता था अपनी क्रूरता के कारण। लोहे की खाने कहाँ मिली? अवंती में। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला। काबुल घाटी के आसपास कौन सा बसा हुआ है? गांधार। ठीक है ना। किस दूसरा प्रमुख नगर कौन था गांधार महाजनपद का? तो उसका नाम था पुष्कलावती। काम्बोज महाजनपद की राजधानी राजपुर हाटक। ठीक है। कौटिल्य ने किस महाजनपद को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ की संज्ञा दी? तो कंभोज है। ठीक है। 16 महाजनपद में अफगानिस्तान की तरफ पड़ता था, काम्भोज हो गया। ठीक है। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली। उसके बाद वैशाली किस नदी के तट पर आता है? गंडक। उसके बाद आता है 8 जनों का संघ वज्जी। वज्जी में सबसे प्रमुख जन लिच्छवी। अच्छा, किस नदी के बोल सकते हैं? वज्जी संघ और मगध के बीच में सीमा निर्धारण गंगा नदी। मल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर और पावापुरी। अच्छा, मगध के राजगृह का निर्माण किस स्थापत्य काल के निर्देशन में हुआ था? महागोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजा अशोक द्वारा उन्हें सामान्य और सार्वजनिक मामलों की रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किए गए व्यक्ति राजा को आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रेरित करते थे। तो यहाँ पर उनके किसी मंत्री की बात हो रही है जो उन्हें सार्वजनिक और सामान्य मामलों में रिपोर्ट करता था। तो मैं आपको बता दूं कि उसे बोलते थे प्रतिवेदक, जो प्रतिवेदना प्रस्तुत करता था शासक के टाइम पे। रज्जुक और अमात्य अगर देखा जाए, ये दोनों व्यक्ति ये प्रशासन की इकाई थी, ये प्रशासन संभालते थे। रज्जुक थोड़ा ओहदे में बड़ा होता था, अमात्य छोटा होता था। पणाध्यक्ष की अगर बात करें तो यहाँ से आप जान सकते हैं, पण एक चांदी का क्या होता था? सिक्का होता था। तो कहीं ना कहीं इसका संबंध किससे है? वाणिज्य से। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो आंसर बन जाएगा प्रतिवेदक। पढ़ लेते हैं। मौर्य साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था। आप ये याद रखें, प्रांत जो होते थे उन्हें विषय और जनपद में विभाजित किया जाता था, फिर जनपद गांव में विभाजित होते थे। अगर अशोक के टाइम की बात की जाए तो 5 प्रमुख प्रांत थे। उत्तरापथ जिसकी राजधानी थी तक्षशिला, अवंतिरथ जिसकी राजधानी थी उज्जैन, मगध जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, प्राच्यपथ जिसकी राजधानी थी तौशाली और दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी। पाटलिपुत्र का अगर साम्राज्य देखा जाए तो प्रशासनिक केंद्र था पाटलिपुत्र, राजधानी था क्योंकि, और जो प्रांत होते थे वो दे दिए जाते थे राजकुमारों के हवाले। वहाँ पर राजकुमारों को एज अ गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता था प्रांतों का। अगर देखा जाए तो प्रतिवेदक किसे बोला जाता है? प्रतिवेदक या पत्रकार जिसे कहा जाता है, तो सामान्य सार्वजनिक मामलों की जानकारी जो बोल सकते हैं शासक होता था उसे देते थे। इसके अलावा बता देता हूँ, आमात्य ये प्रशासन से संबंधित इकाई होती थी। इसके अलावा राजुक देखा जाए तो ये जिला स्तर पे होता था, ये आपने याद रखना है। वही काम देखता था प्रशासन वगैरह देखने का, और पणाध्यक्ष जो होता था वो वाणिज्य विभाग का अधिकारी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। तो लिखा हुआ है, प्रद्योत, उदयन, प्रसेनजित, अजातशत्रु को इनके साम्राज्य से, अभी मैंने जो इससे पहले क्वेश्चन कराया था पहला वाला, उसमें मैंने बताया था जैसे अजातशत्रु तो सबसे आसान है कि अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था, इसका जो बोल सकते हैं शासन था वो मगध की तरफ था। अगर उदयन की बात करें, उदयन का था वत्स की तरफ। प्रद्योत जो थे वो अवंती के शासक थे, और प्रसेनजित जो थे वो कौशल के शासक थे। तो वो ये हो जाएगा आपका क्या, फर्स्ट का थर्ड, ठीक है, फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का बी, थर्ड का डी और फोर्थ का ए, ये आंसर हो जाएगा। पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। तो लिखा प्रद्योत की अगर बात करें तो अवंती जो महाजनपद था उसके शासक थे। प्रद्योत वंश जिसे पृथ्वी भोक्षयंती भी कहा जाता है, एक प्राचीन भारतीय राजवंश है जिसमें वर्तमान मध्य प्रदेश के अवंती में शासन किया था। प्रद्योत की अगर बात की जाए, 2 पुत्र थे, गोपाल और पलक। पलक ज़्यादा सफल हुआ था। तो ये याद रखना, अवंती के प्रद्योत ने मगध पर विजय प्राप्त की और 799 से लेकर 684 ईसा पूर्व से 138 वर्षों का वहाँ शासन किया था। अब ये थोड़ा गड़बड़ लग जाता है बोल के, प्रद्योत अगर देखा जाए, चंड प्रद्योत की अगर बात की जाए तो ये 138 वर्ष का नहीं हो सकता, हाँ पर वंश हो सकता है। पिता का नाम पुनिक थे जो उज्जैन में कहते हैं मंत्री थे, और प्रद्योत गौतम बुद्ध और बिंबिसार के कहते हैं समकालीन थे। बिंबिसार आप जानते हैं हर्यक वंश के शासक थे, मगध की तरफ इनका क्या था, शासन था। उदयन की अगर बात करें तो वत्स के शासक थे, सबसे लोकप्रिय शासक थे। यमुना नदी के तट पर आपको वत्स देखने को मिलेगा जिसकी राजधानी आपकी कौशाम्बी है। प्रसेनजित की बात करें, कौशल के शासक थे, राजधानी थी श्रावस्ती। श्रावस्ती काट के यहाँ पे श्रावस्ती लिख लेना ऐसे, श्रावस्ती, ठीक है ना। संजय महाकौशल के बाद प्रसेनजित वहाँ का शासक बना था। गौतम बुद्ध से काफ़ी प्रभावित थे तो उन्हीं के नाम पे कई सारे मठों की स्थापना उन्होंने करवाई थी। अजातशत्रु की बात करें तो अजातशत्रु हर्यक वंश का दूसरा महत्वपूर्ण शासक है। बिंबिसार को अपदस्थ करता है, मार कर मगध का शासक बनता है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद ये साम्राज्य विस्तार वाली नीति पर चलता था, पर आगे जाके इसी का बेटा इसे भी क्या कर देता है, मार देता है। लिखा हुआ है, अजातशत्रु ने अपने आसपास के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राज्यों जैसे कौशल और काशी और फिर वज्जी को अपने अधिकार में ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है,
अशोक से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही है? तो बौद्ध धर्म के बारे में जानने के तुरंत बाद अशोक बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो। जब इस तरह के क्वेश्चन आता है तो जब जहाँ तुरंत रहता लिखा है वो थोड़ा डाउटफुल होता है। तो तुरंत एक हिसाब से आप जिसे गलती मान के चलिए चला कीजिए कि तुरंत जहाँ पे लिखा रहता है गलती होता है लगभग 99%। मास्क, यहाँ मस्क लिखा हुआ, मास्क लिख सकते हैं कर्नाटक में आपका। अरे ये वो बोल सकते हैं आपका बोल सकते हैं रॉक एडिक्ट अशोक का, जिस पे ये मिलता है उसका नाम अशोक मिलता है, तो ये बिल्कुल सही है। मस्क सम्राट अशोक का पहला राजा देश था जिसमें अशोक का नाम शामिल था। ठीक है, आगे चलते हैं मस्क सम्राट अशोक का। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट लिखा हुआ है अशोक के शिलालेखों में चौल पांड्य जैसे दक्षिणी राज्यों को लेख नहीं है, तो ये गलत है था। और इनको किस नाम से जाना जाता था मैं बता चुका हूँ, सत्यपुत, और दूसरा था केरलपुत। तो ये बिल्कुल दक्षिण सीमा की तरफ थे जिन पे अशोक का सीधा कंट्रोल नहीं आता था, तो ये भी गलत हो जाएगा। और देवानप्रिय प्रियदर्शी अशोक के पिता बिंदुसार के लिए नहीं, बिंदुसार के लिए नहीं, बिंदुसार को अमृत चैट्स बोलते थे, अमृत घात या अमृत चैट्स बोला जाता था। और देवानप्रिय और प्रियदर्शी अशोक के लिए नाम उपयुक्त हुआ था, तो ये गलत हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, मास्केबलिक में अशोक नाम मिलता है। तो लिखा हुआ है कि कुछ विद्वान कहते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म में तुरंत, ये बोल सकते हैं कि धर्मांतरण नहीं किया था, कुछ टाइम लगा था। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के बाद वो क्या करता है, एक उपासक बनता है और लगभग 2.5 साल बाद एक भिक्षु का जीवन यापन करता है। तो ये आप याद कर सकते हैं। तो इससे पता लगता है कि धीरे धीरे हर चीज़ क्या होती है, धीरे धीरे ही होती है, एकदम से कुछ भी नहीं होता। मास्केबलिक अगर देखा जाए तो कर्नाटक के रायचूर जिले में अवस्थित है। ये वही है जहाँ पर अशोक नाम मिल जाता है। 1915 में सी बैडॉन ने अशोक जो थे उनके एक शिलालेख की खोज की थी। यह पहला इसी की खोज की थी जिसमें उनका नाम क्या मिलता है, अशोक मिलता है। कई जगह उनका नाम देवानप्रिय प्रियदर्शी भी लिखा हुआ है, जो उनका कौन सा नाम भूल रहा हूँ यार मैं, जिसमें उनका पूरा नाम लिखा हुआ देवानप्रिय प्रियदर्शी अशोक, तो भरूच नहीं, थोड़ा नाम भूल गया मैं उस अभिलेख का जिसमें उन नाम पूरा मिलता है, पर आएगा मुझे याद तो मैं बता दूंगा बीच में आपको। अच्छा नेक्स्ट लिखा हुआ है कि अशोक के अभिलेखों में चौल पांड्य सत्यपुत और केरलपुत का जिक्र मिलता है, तो ये आपका आगे देखें तो अशोक का अगर देखें तो ये आपका देखो, ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र भी उस समय आता था, अफगानिस्तान वाला भी आता था, ईरान वाला क्षेत्र भी आता था, ऊपर से ताजिकिस्तान वगैरह ये सारे क्षेत्र आते थे। और नीचे का जो आपका ये वाला है जिसमें केरलपुत, चौल, पांड्य ये आते थे, तो ये दक्षिण सीमा जो थी वो सीधे कंट्रोल में नहीं आती थी, किसके, अशोक के, ये आप याद कर सकते हैं। लिखा हुआ है मौर्य काल में एक रॉक कट मूर्तिकला कौन सी, तो ये आपको मिलेगी धौली हाथी, ये आपको दिखेगा उड़ीसा में कलिंग की तरफ, एक ही पत्थर को काट के ये बनाया गया। परखम यक्ष की अगर बात करें तो ये भी बोल सकते हैं कि यक्षों को ज़्यादा बोल सकते हैं, यक्ष मूर्तिकला या यक्षिणी की मूर्ति का ज़्यादा इस्तेमाल इनकी वास्तुकला में देखने को मिलता है मौर्यों की। रामपुरवा का बैल की अगर बात करें ये भी इंपॉर्टेंट, और सांची का जो सिंह है जिसको नेशनल एम्बलम में अगर देखें तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है सांची का स्तूप या सांची का सिंह जो देखने को मिलता है। तो ठीक है, अगर देखा जाए तो ये धौली हाथी जो है कलिंग 260 ईसा पूर्व के आसपास से माना जाता है। रॉक कट है, एक ही पत्थर को काट के बनाया गया है। अच्छा उसके अलावा सुदामा केव्स अगर कहीं पूछा जाता है, सुदामा गुफा, ये सुदामा की गुफा ये बराबर गुफा है, ये सुदामा गुफा बराबर की गुफाओं के अंदर मिलेंगी, बराबर की पहाड़ियों के अंदर। ये बराबर केव्स किसने बनाई थी, अशोक ने बनाई थी, और उसका जो पोता था दशरथ उसके द्वारा बनाई गई थी। बराबर की गुफा या नागार्जुनी की गुफा है, नागार्जुनी, दोनों का है आपके बिहार में, तो ये पहाड़ियाँ हैं आपकी। अच्छा इसके अलावा जो यहाँ पे आपने याद रखना है कि हाँ एक और चीज़ याद रखनी कि मौर्य जो थे वो लकड़ी का बहुत इस्तेमाल करते थे अपने स्थापत्य में, आप ये याद रख सकते हैं। ये आपका धौली हाथी, ये आपकी यक्ष की मूर्ति है, आगे पीछे से ये आपका रामपुरवा का बैल, और ये आपका जो बोल सकते हैं नेशनल मतलब है हमारा सांची का सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, अभी कथन लिखा हुआ है और कारण लिखा है, कैसे सही है कि गलत है ये पूछ रहा है। तो ऐसा माना जाता है कि अजातशत्रु ने 493 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर ली थी। ये तो बिल्कुल सही है कि पिता की हत्या की थी। कब की थी, 493, क्योंकि देखो शासन ही लगभग 491 492 के आसपास देखने को मिलता है, अंतिम किसका, बिंबिसार का, तो ये डेट सही हो सकती है। ठीक है, उसने कौशल को अपने राज्य में मिला दिया, बिल्कुल सही है, कौशल वज्जी आदि को उसने अपने उसमें मिलाया था जहाँ का शासक उसका खुद का मामा था। ठीक है, मगध के बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, सही है, मगध का शासक बनने के लिए आतुर था, इसलिए अपने पिता तक की हत्या कर देता है। तो आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, और ए आर की क्या होगी, सही व्याख्या होगी। मैं पढ़ लेता हूँ, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है अजातशत्रु के बारे में। तो 492 से 460 ईसा पूर्व तक ये शासन चलाता है।
मगध में हर्यक का दूसरा शासक है। इसके पिता बिंबिसार है, जो महावीर और गौतम बुद्ध दोनों के समकालीन, अजातशत्रु भी दोनों का समकालीन रहा है। इसके बाद क्या होता है, पिता से जबरन क्या कर देता है, मगध का राज्य छीन लेता है, उन्हें कैद करके फिर लगभग 493 ईसा पूर्व के आसपास अपने पिता की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। लिच्छवी शासित जो वज्जी रहता है उसके खिलाफ युद्ध लड़ता है और उसे अपने साम्राज्य में मिला लेता है। कौशल को इस तथ्य पे छोड़ देता है जीतने के बाद कि क्योंकि वहाँ का शासक उसका कौन था, मामा था। अजातशत्रु की अगर बात करें तो इसकी जो नीतियाँ थी, बोल सकते हैं वो विजय और विस्तार की नीतियाँ थी। कौशल के राजा सहित अपने पड़ोसियों को हराया था इसने। उनके भाई जब उनके साथ हुए काशी गए तो दहेज के रूप में बिंबिसार को दिए गए थे। इससे मगध और कौशल के बीच युद्ध हुआ था। अजातशत्रु ने काशी पर कब्जा कर लिया था और छोटे राज्यों पर कब्जा कर लिया था। अजातशत्रु के अधीन मगध उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया था। वह 2 हथियारों के आविष्कारक के रूप, अच्छा हाँ, 2 हथियार इसके याद रखना, एक था रथ मूसल जिसे बोल सकते हैं रथ में लगा के चला जाता था, और एक था महाशिला कंटक, इसका इस्तेमाल इसने किया था, और एक महत्वाकांक्षी किया था शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं था? तो अशोक तो थे, महान शासक थे, बिंदुसार उनके पिता, चंद्रगुप्त बिंदुसार के पिता। तो बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित है, ना कि मौर्य से। और इनके बारे में अभी चीज़ें सारी बता चुका हूँ। गौतम बुद्ध के समकालीन थे, महावीर स्वामी के बोल सकते हैं समकालीन थे। बिंबिसार की अगर बात की जाए, राजगृह जो गिरिवज्र उनकी राजधानी थी, 5 पहाड़ियों से गिरा था, ये सारा बता दिया था, ठीक है ना। इन्होंने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे आसपास के शासकों, जैसे कौशल देवी से शादी करते हैं, कौशल की राजकुमारी वो प्रसेनजित की बहन से शादी करते हैं। चलाना जो वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी की बेटी रहती है, और खेमा जो मद्रा पंजाब की राजकुमारी, उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। स्थायी सेना रखने वाले पहले शासक थे भारत के। और जो बोल सकते अवंती के शासक था चंड प्रद्योत, उनका क्या था, प्रतिद्वंदी था, और बाद में जाके उससे दोस्ती हो जाती है, और फिर उसके इलाज के लिए अपने चिकित्सक को भेजते हैं, जीवक को उज्जैन भेजते थे, जो उस समय प्रद्योत को कह रहता है, पीलिया रहता है और तो वो सही हो जाता है। इन्हें कैद कर लेता है कौनिनी का बेटा अजातशत्रु, फिर बाद में मार देता है 493 ईसा पूर्व के आसपास। अच्छा, मौर्य वंश के बारे में आप जानते हैं, ये कौन है? चंद्रगुप्त आपके कौन है? संस्थापक है बिंदुसार उनके पिता। अशोक आपने याद रखना है उनके बेटे, बिंदुसार के बेटे। दशरथ का आपने याद रखना है नाम। उसके अलावा आपने लास्ट शासक बृहदत्त नाम याद रखना है, जिसको बोल सकते हैं कि उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व के आसपास क्या कर दिया था, मार दिया था, और फिर शुंग वंश की स्थापना कर दी थी, ठीक है ना। तो प्रथम 3 शासक सबसे इंपॉर्टेंट हैं आपके, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। दशरथ का नाम नागार्जुनी गुफा के लिए याद करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि इसका उल्लेख किस में मिलता है? राजू जो मैगस्थनीज था उसके इंडिका में मिल जाता है आपको। चंद्रगुप्त जो संत थे, जैन बोल सकते हैं संत थे, भद्रवा, उनके साथ क्या कर देते हैं, जैन धर्म अपना लेते हैं। अंतिम समय में अपने दक्षिण जाते हैं, श्रवण बेलगोला, इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ। वहाँ पे संलेखना पद्धति के द्वारा क्या कर देते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। कलिंग का युद्ध आप अशोक के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर देखा जाए शिलालेख जो थे, तो उत्तर पश्चिम भारत की तरफ ब्राह्मी, खरोष्टी लिपि, अरमाइक ग्रीक का इस्तेमाल किया जाता था, और ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल मुख्य भारत में किया जाता। भाषा क्या होती थी, प्राकृत होती थी, ठीक है। आगे चलते हैं, मिलान करना। लक्षणाध्यक्ष बोलते थे मिंट के अधीक्षक को, जहाँ पर सिक्के ढाले जाते थे। सीता का संबंध होता है कृषि, तो कृषि अध्यक्ष बोल सकते हैं। पोत जो होता था वो वजन और माप का होता था, और पणाध्यक्ष होता था आपका वाणिज्य का। तो पहले का आ जाएगा फर्स्ट, सेकंड का आ जाएगा थर्ड, ठीक है, सी का आ जाएगा फोर्थ। तो ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें जैसे, अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या देखने में। सानिध्य जो होता था, मुख्य कोषागार होता था। ग्रामीणी वैदिक युग में ग्राम प्रधानों की इकाई थी। समहर्ता क्या होता था, ये कलेक्टर होता था राजस्व का। युवराज आप जानते हैं क्या होते थे, ये गवर्नर नियुक्त किए जाते थे, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा बता दिया लक्षणाध्यक्ष टकसाल का, सीताध्यक्ष ये कृषि से संबंधित जुती हुई भूमि होती थी उसका स्वामी होता था। पोतवाध्यक्ष आपका भार और माप का होता था। पणाध्यक्ष आपका वाणिज्य का होता था, खरीद और बिक्री का। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक ने बड़ी संख्या में खंभों का निर्माण कराया जिन पर शिलालेख गुदे थे। उन्होंने स्तंभ पर निर्देश लिखे। यह करने के लिए किया गया था, किसके लिए? अदालत के बहुमत वाले लोगों को प्रभावित और अभिभूत करने के लिए, कला और वास्तुकला का विकास करने के लिए, धम्म का प्रचार और जगह को। तो आप जानते हैं धम्म का प्रचार, ठीक है ना। बोल सकते हैं कि धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने ये किया था। तो इसमें सारी चीज़ें जो आप पढ़ सकते हैं, ये उनके रॉकेट टिप्स हैं। 13वां सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें कलिंग युद्ध का क्या मिलता है, जिक्र मिलता है, और ये उनके उपाय हैं धर्म के प्रचार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वैवाहिक संबंध। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके साथ बनाया था? सेल्यूकस निकेटर, उसकी बेटी थी हेलेना, उसके साथ शादी कर ली थी हराने के बाद सेल्यूकस निकेटर को। तो दहेज स्वरूप जो आपका कौन रहता है, सेल्यूकस निकेटर रहता है, वो आपका कौन सा, जो काम्बोज और गांधार वाला क्षेत्र रहता है, अर्कोशिया कांधार वाला क्षेत्र, गैड्रोशिया मतलब बलूचिस्तान वाला क्षेत्र, चंद्रगुप्त को क्या दे देता है,
बोल सकते हैं दहेज में दे देता है। ठीक है, क्योंकि युद्ध होता है दोनों के बीच में, जिसमें कौन, सेल्यूकस निकेटर हार जाता है, ये आपने याद रखना है। उसके बदले में क्या करता है चंद्रगुप्त जो रहता है, अपने ससुर को 500 बोल सकते हैं हाथी गिफ्ट करता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अच्छा ठीक है, सिंहासन त्याग लिया था और जैन भिक्षु बन गए थे, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसके, ठीक है ये पढ़ा चुका हूँ। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।